Hello, welcome to the most powerful test series, that is Pratigya for NEET by MGCI, and today we are going to discuss the test number 13, which is based on complete syllabus. So let's start the test. Question number 1 is position of a particle moving along x-axis is given by x equals 2 plus 8t minus 4t square. The distance traveled by the particle from t equal to 0 to 2 equal to 2 सेकेंड इज. देखिए, अगर हमसे x देकर डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस पूछ लें कभी भी, तो एक आइडिया में हमेशा ये रखना होता है कि क्या किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो रही है. तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए ट्राई करूं, आई विल हैव dx अपॉन dt, जो मिलेगा 0 प्लस 8 माइनस 8t. अगर मैं ये देखूं कि ये जीरो कहां पर है, तो 8t शुड बी इक्वल टू ए और t इक्वल टू 1 सेकेंड. मतलब 1 सेकेंड पर क्या होगा, जीरो हो जाएगी वेलोसिटी. अब ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, जीरो वेलोसिटी कहां पर होती है? जीरो वेलोसिटी उस पॉइंट पर होती है जहां पर पार्टिकल अपने मोशन को चेंज करे. मैं कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दूं, ऊपर जाएगा और एक लिमिट के बाद वो उतर के वापस क्या होगा, नीचे आना स्टार्ट होगा. तो जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ना, वहां पर वेलोसिटी जीरो होती है. उसके पहले डायरेक्शन देखिए अपवर्ड है, उसके बाद डायरेक्शन देखिए डाउनवर्ड है. तो जहां पर डायरेक्शन फ्लिप हो जाते हैं वहां पर वेलोसिटी जीरो होती है. तो अगर मैं इसी को अब बिल्ड करूं तो देखिए, व्हेन t इक्वल टू जीरो, जब t जीरो है तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 2 प्लस 8 इंटू जीरो माइनस 4 इंटू जीरो स्क्वायर विच इज 2. व्हेन t इक्वल टू 1, क्यों t इक्वल टू 1 ले रहे हैं? क्योंकि 1 सेकेंड पर वेलोसिटी जीरो हो रही है. तो यहां पर x मिलेगा 2 प्लस 8 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर, जैसे सॉल्व करने पर आएगा 6. और अगर मैं t इक्वल टू 2 ले लूं तो x शुड बी 2 प्लस 8 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज 2 प्लस 16 माइनस 16 विच इज अगेन जीरो. तो देखिए पूरी स्टोरी हो क्या रही होगी. t इक्वल टू 0 पर हम 2 मार्क पर हैं, t इक्वल टू 1 पर हम x इक्वल टू 6 पहुंचे, मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 4. और t इक्वल टू 2 पर वापस 2 मार्क पे आ गए, तो हम वापस यहां पे आए होंगे 4. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा अपना, 4 प्लस 4, दैट इज 8 मीटर. एंड द करेक्ट ऑप्शन शुड बी option B, which is 8. So question number 1, we have option B. Next, a body is thrown horizontally with velocity root 2gh from the top of a tower of height h. It strikes the level ground through the foot of the tower at a distance x. The value of x is. देखिए, किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो करा है, सपोज किसी वेलोसिटी u से, और ये जो डिस्टेंस नीचे ट्रैवल कर रहा है ये h है. तो यहां पर वर्टिकल अगर मैं डायरेक्शन में देखूं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, दस आई कैन राइट h इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर. तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2h बाई जी इन रूट. वर्टिकल में तो यही होगा. अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट यहां से चलकर कहीं पर ऐसे गिरेगा. तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी v है तो v इंटू टी शुड बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच इज ऑल्सो नोन एज रेंज. तो रेंज के लिए वी कैन यूज v इंटू रूट 2h बाई जी एज अ डायरेक्ट फॉर्मूला. चलिए इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं. तो आर्क शुड बी v, कितना गिवन है, रूट 2gh, एंड मल्टीप्लाई दिस बाई 2h बाई जी. यस, रूट के अंदर है तो जी से जी कैंसिल, रूट 2h इंटू रूट 2h शुड गिव मी 2h. हेंस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी 2h, ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट, इन द फिगर एट द फ्री एंड फोर्स F इज अप्लाइड. यहां पर एक फोर्स F अप्लाई किया है टू कीप द सस्पेंडेड मास ऑफ 18 किलोग्राम एट रेस्ट. द वैल्यू ऑफ F इज. चलिए इस फिगर को देखते हैं. We have a large pulley, fixed है,
यहां पर बीच में एक सेंटर्ड सस्पेंशन है और इस पुली के बाद हमारे पास एक स्ट्रिंग है कुछ इस शेप में ऐसे, और इधर से ये आकर यहां पर, और इधर एक और पुली लगाकर एक 18 किलोग्राम का मास सस्पेंडेड है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर 18 किलोग्राम लगाया तो ये 18G हो जाना चाहिए। अब अपवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं। देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में यहां पर T, यहां भी T और ये भी T, और यहां पर एक फोर्स लग रहा है F। अगर मैं स्ट्रिंग के इस पार्ट पर कॉन्सेंट्रेट करूं तो T किसके इक्वल होना चाहिए? F के, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। और अगर यहां पर फोकस करूं तो अपवर्ड है 2T और डाउनवर्ड है 18G। T की वैल्यू F के इक्वल रख दें, सो 2F शुड बी इक्वल टू 18G और F शुड बी इक्वल टू 18G बाई 2 विच इज 9G। G की वैल्यू अगर मैं 10 यहां पे पुट करता हूं तो रिक्वायर्ड फोर्स शुड बी 90 न्यूटन। Hence the correct option should be option B, which is 90 Newton. So question number 3, we have option B. Next, a man of mass small m stands on a frame of mass capital M. He pulls on a light rope which passes over a pulley. The other end of the rope is attached to the frame. For the system to be in equilibrium, what force must the man exert on the rope? चलिए एक पूरा केस ऐसे कंसीडर करते हैं। यहां पर पर्सन है, इधर से एक पुली की हेल्प से आगे स्ट्रिंग आ गया। अभी अगर मैं सिस्टम एज अ होल देखूं तो ये मास है कैपिटल M, लिफ्ट का, पर्सन का है स्मॉल m, तो टोटल डाउनवर्ड हो गया m प्लस m इंटू स्मॉल g। और अगर मैं ये देखूं तो यहां पर टेंशन और इधर टेंशन, तो ऊपर की तरफ जो टेंशन की वैल्यू हो गई वो हो गई 2T। तो 2T शुड बी इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू G। यानी टेंशन की वैल्यू कितनी आई? इंटू G डिवाइड बाई 2। अब बात करते हैं पर्सन की, जो पर्सन फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी। देखिए पर्सन फोर्स अप्लाई कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में F और ऊपर की तरफ टेंशन है T। तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो F की वैल्यू किसके इक्वल हो जाना चाहिए? T के इक्वल। और T की वैल्यू क्या है? कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइड बाई 2 इंटू G। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी 1/2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m G। दैट इज ऑप्शन नंबर A फॉर क्वेश्चन नंबर 4. Next, a body of small mass small m kilogram is rotating in a vertical circle at the end of the string of length r meter. The difference in the kinetic energy at the top and bottom of the circle is. देखिए अगर मैं यहां पर ये ऑब्जर्व करूं तो पर्सन एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सपोज वो पॉइंट ए पर था और पॉइंट बी पर पहुंच गया और ये सेंटर है, तो ये डिस्टेंस हुई r, यहां पर भी डिस्टेंस हुई r। लेट अस से पॉइंट ए और पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी के ए एंड के बी है और पोटेंशियल एनर्जी यू ए एंड यू बी है। तो कैन आई राइट काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए शुड बी काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। हमसे पूछा क्या है? डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी एट टॉप एंड बॉटम, मतलब के बी माइनस के ए। तो के ए इस साइड ले जा रहे हैं, सो दिस शुड बी इक्वल टू यू ए माइनस यू बी। अब डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इसको क्या लिख सकते हैं हम? एम जी एच। तो जो ब्लॉक है उसका मास m है, g स्टैंड्स g, h देख लेते हैं। इतना ही तो टोटल हाइट कवर किया है, r प्लस r मीन्स 2r। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, both are equal in this case, that is 2 mgr. Hence the correct option for question number 5 should be option B. So fifth option B. Next, an athlete in the Olympic Games covers a distance of 100 meter in 10 seconds.
Its kinetic energy can be estimated to be in the range. Okay, पहले तो ये देख लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी आई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विच इज 10 मीटर पर सेकेंड. सो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए हाफ mv स्क्वायर, दैट इज हाफ m इंटू 10 स्क्वायर और 100 m बाई 2. अब यहां से हम पर्सन का एक मास का एस्टिमेट लेंगे. ऑन एन एवरेज द मास ऑफ द पर्सन इज टेकन टू बी अबाउट 70 किलोग्राम. हम 40 से 100 के बीच में कुछ भी मास रख सकते हैं. तो जो रेंज होगी वो हो जाएगी अपने पास 100 इंटू 40 डिवाइड बाई 2 और 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 के बीच में कहीं. सो this gives me 2000, this gives me 5000. now forget everything else. ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि जो भी अपने आंसर्स है वो नियरली 1000 में है, 10 पावर 3 में है. और यहां पे अगर मैं देखूं तो ये 10 पावर 5 है, यहां पर भी अगर मैं देख रहा हूं तो ये 10 पावर 4 है, यहां पर ये 10 पावर 3 में दिख रहा है और ये 10 पावर 2 है. सो द करेक्ट ऑप्शन अपीयर्स टू बी ऑप्शन नंबर सी. सॉरी, रेंज का जो पूरा गेम है वो मास के एस्टिमेशन पर डिपेंड करता है और मास ऑफ द पर्सन इज टेकन टू बी अबाउट 68 किलोग्राम और नियरली 70 किलोग्राम. और अगर मैं रेंज लूं तो 40 to 100. सो दिस विल बी अ डेटा सेट विच वी हैव टू assume in this question. The correct option in this case should be option C. Next, a small mass of 10 gram lies in the hemispherical bowl of radius 0.5 meter at a height of 0.2 meter from the bottom of the bowl. The mass will be in equilibrium of if the ball rotates an angular speed of. हमें ये देखना है कि ये कितनी एंगुलर स्पीड पे घूमे कि जो ये स्मॉल m मास है अपने प्लेस पर ही रहे, अपने प्लेस से कहीं और जाए नहीं. चलिए ठीक है, देख लेते हैं. इस स्मॉल m मास पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे वो समझना पड़ेगा. दिस इज ब्लॉक, यहां पर कहीं पर स्मॉल m मास है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा mg. इसको यहां से कर लेते हैं कनेक्ट. लेट अस से द एंगल हियर इज थीटा. तो अगर ये थीटा हुआ तो दिस शुड ऑल्सो बी थीटा. मतलब ये कंपोनेंट बना मेरे पास mg cos थीटा और इसको नीचे की तरफ लेके आने वाला कौन सा होगा, mg sin थीटा. अब ये mg sin थीटा को बैलेंस कौन करना चाहिए, तो देखिए यहां पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा. और अगर मैं ये समझूं कि ये एंगल थीटा है तो यहां पे ये 90 माइनस थीटा हुआ. मतलब इसके कंपोनेंट क्या बनेंगे, इसका कंपोनेंट ये बनेगा f cos थीटा. तो f cos थीटा किसको बैलेंस करना चाहिए, mg sin थीटा को बैलेंस करना चाहिए. सारी वैल्यूज पुट कर ले रहा हूं. तो टू बैलेंस f cos theta should be equal to mg sin theta. Now f can be written as mr omega square क्योंकि हमें एंगुलर वेलोसिटी तक पहुंचना है. सो दिस m goes out. यहां से अब सारी वैल्यूज एक एक करके पुट करना स्टार्ट करते हैं. ओमेगा इज नीडेड. देखिए जब ये बॉल यहां पे ऐसे रोटेट करेगा तो क्या रेडियस 0.5 मीटर के इक्वल होगी, बिल्कुल होगी. तो रेडियस की जगह पे कर लिया 0.4. ओमेगा इज नीडेड. थीटा हमने यहां पे बनाया कहीं पर, ये एंगल हमने थीटा लिया है. नाउ दिस रेडियस इज 0.5 और ये जहां पर मूव कर रहा है वो है 0.4. कॉस थीटा अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए पड़ेगी. तो ये पूरा 0.5 होना चाहिए, इसमें से 0.2 गोज आउट. सो दिस शुड बी 0.3. मतलब कॉस थीटा की वैल्यू में क्या लिख लूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. दिस शुड बी इक्वल टू g विच इज 10 टाइम्स साइन थीटा. अब साइन थीटा बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो 0.5 गोज आउट.
0.4 टू 0.4 कैंसिल्स आउट, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10/0.3 और 100/3, दस ओमेगा शुड गिव मी 10/√3 और ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड. सो 10/√3 रेडियन पर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट, a uniform square plate ABCD has a mass of 10 kilogram. If 2 point masses of 3 kilogram each are placed at the corner of C and D as shown in the adjoining figure, then the center of mass shifts to the point which lies on. ठीक है, देखिए पहली बात तो ये समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास, अगर ये मैंने मासेस नहीं रखे होते तो कहां होता. एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये लेंथ का बाइसेक्टर, ये ब्रेड्थ का बाइसेक्टर, तो सेंटर ऑफ मास ओ पर ही होता. अब जिस साइड में मास ज्यादा होता है उस साइड में सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, शिफ्ट हो जाता है. तो मैंने यहां पे एक मास रखा लेफ्ट साइड और उतना ही मास राइट साइड रख दिया, तो जितना लेफ्ट उतना ही राइट. क्या लेफ्ट राइट साइड में मास का डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट हुआ? नहीं हुआ. जितना लेफ्ट में बढ़ाया उतना ही राइट में बढ़ाया. मतलब कि सेंटर ऑफ मास ना तो लेफ्ट की साइड शिफ्ट होगा ना राइट की साइड में शिफ्ट होगा. अब अप एंड डाउन में देख लेते हैं. क्या इन मासेस को बैलेंस करने के लिए अप साइड में कुछ है? कुछ भी नहीं है. तो यानी कि सेंटर ऑफ मास किस तरफ जाएगा? जिस साइड आपने मास बढ़ाया है. मास किस साइड बढ़ा है? डाउन साइड. लेफ्ट और राइट में तो बैलेंस हो गया, पर डाउन साइड में हम मास को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं. तो यानी कि सेंटर ऑफ मास शुड शिफ्ट फ्रॉम O टू Y direction. So O2 by, which is option number C for question number 8. Correct option should be option C. Next, question 9. When a 20-gram mass hangs attached to one end of a light spring of length 10 centimeter, the spring stretches by 2 centimeter. देखिए एक स्प्रिंग गिवन है और इस स्प्रिंग से हमने एक मास सस्पेंड किया है विच इज 20 ग्राम. तो नीचे लग गया होगा 20 ग्राम इंटू जी और ऊपर आ गया होगा के एक्स. पुट कर लेते हैं इनको इक्विलिब्रियम में, तो के इंटू एक्स इज 2 सेंटीमीटर. दिस शुड बी मास विच इज 20 ग्राम इंटू जी विच इज 10. सो डबल जीरो गोज आउट, दिस 2 कैंसल्स, तो के आ जाना चाहिए 100/10 विच इज 10. अब क्या बोल रहा है इसके आगे? Now it says the mass is pulled down until the total length of the spring is 14. देखिए स्प्रिंग के बारे में अगर बात करें तो 10 सेंटीमीटर तो टोटल थी, यहां तक मान लीजिए पहले से थी 10 और अब टोटल कितनी हो गई है 14. तो ये जो चेंज इन लेंथ है ये कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर. हमसे पूछा है एनर्जी स्टोर्ड, सो एनर्जी शुड बी हाफ के एक्स स्क्वायर which is 1/2 into 10, k is 10 right, and x is 4 squared. सेंटीमीटर में है तो मैं 10 पावर -2 स्क्वायर और कर ले रहा हूं, तो ये आ गया मेरे पास 16 160/2 इंटू 10 पावर -4 विच इज 80 इंटू 10 पावर -4 और 8 इंटू 10 पावर -3 जूल. Hence the correct option should be option D. So for question number 9, the correct option should be option D. Next, a thin circular ring of mass capital M and radius R. Ring है, mass M है, radius R is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. 4 objects, each of mass small m, are kept gently to the opposite ends of 2 perpendicular diameters of the ring. The angular velocity of the ring will be. चलिए देखते हैं. देखिए यह है रिंग, ये रहा इसका एक्सेस, इस रिंग का मास है कैपिटल M, इसकी रेडियस है स्मॉल r. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा mr², और एंगुलर स्पीड दे के रखी है ओमेगा, तो एंगुलर मोमेंटम हो गया mr² ओमेगा. दिस इक्वेशन 1. अब क्या किया, अब इसी रिंग को ऐसे देख लेते हैं, मतलब एक्सिस इसके
परपेंडिकुलर जा रही है। इस पर 4 छोटे छोटे मास रख दिए स्मॉल m के। तो अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई डैश कर लेते हैं इसको। देखिए mr² तो पहले से था, ये सारे मास जो है वो स्मॉल r डिस्टेंस पे ही आएंगे, तो ये हो जाएगा साथ में एक मास के लिए mr², ऐसे 4 मासेस हैं तो 4mr²। ये नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। न्यू एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा डैश। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे जाऊं, क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लगा नहीं है, कह रहा है कि आराम से रखे हैं चारों मासेस, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर अगर हम गए तो mr² ओमेगा should be new moment of inertia which is capital M plus 4 times small m r² and new angular speed which is omega dash। r² to r² goes out, तो ओमेगा डैश आना चाहिए अपने पास कैपिटल M अपॉन कैपिटल M plus 4 times small m into omega। So the correct option out of the 4 should be option B, which is capital M upon capital M plus 4m times omega। So the correct option should be option B for question number 10. Next, question number 11. The moment of inertia of uniform circular disk of radius capital R and mass capital M about an axis touching the disk at its diameter and normal to the disk is। देखिए ये डिस्क है, ये डिस्क का डायमीटर हो गया, यहां पर कोई एक एक्सिस है जिसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो अगर मैं फोकस करूं, डिस्क का नॉर्मल सेंटर यहां से पास होता है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr², और नई एक्सिस यहां पर है, तो इसमें मैं क्या करूं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूं। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ mr² प्लस टोटल मास into square of distance। This should be 3/2 mr², hence the correct option should be 3/2 mr², which is option C। So for question number 11 we have correct option is option C। Next, 4 identical thin rods each of mass capital M and length L form a square frame। Moment of inertia of this frame about an axis through the center of the square and perpendicular to the plane is। ठीक है, ये स्क्वायर, यहां पर सारे रॉड की लेंथ L दे के रखी है और सबका ही मास M दे के रखा है। तो मैं किसी एक रॉड पे पहले फोकस करता हूं, लेट अस से दिस रॉड। इसका सेंटर देख लिया और इसके सेंटर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा ml² अपॉन 12। पर मुझे यहां से कैलकुलेट नहीं करना, मुझे करना है स्क्वायर के सेंटर के लिए कैलकुलेट। तो इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेते हैं। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा L/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड, लेट्स कॉल रॉड 1, अबाउट सेंटर ऑफ मास और अबाउट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर शुड बी ICM इज I1 प्लस M एंड डिस्टेंस स्क्वायर। अच्छा, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ICM उस तरफ होता। मैं केवल ये बता रहा हूं कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द एंटायर सिस्टम के लिए वैल्यू कैलकुलेट करूं तो कुछ ऐसे आएगी। ये वैल्यू क्या है मेरे पास, ml²/12 और यहां से आ गया ml²/4। तो टोटल वी विल हैव ml² प्लस 3ml² विच इज 4ml²/12 और ml²/3। अब अगर ये ml²/3 है तो अभी हमने कितने रॉड कंसीडर करें, केवल एक सिंगल। ऐसे 4 रॉड का कॉम्बिनेशन है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 4ml²/3। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी 4ml²/3 which is option B। So question number 12 we have option B। Next, if the gravitational acceleration at the surface of Earth is g, then increase in potential energy in lifting an object of mass m to a height equal to radius of Earth will be। Okay, देखिए सरफेस ऑफ अर्थ पर है,
तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। यहां से हम कितना और ऊपर चले गए, आर ही डिस्टेंस और ऊपर चले गए, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया सेंटर के रिस्पेक्ट में देखें 2r के इक्वल। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r। चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पर एलसीएम ले रहे हैं 2r, यहां से आ गया मेरे पास माइनस जी एम एम, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टोटल मेरे पास वैल्यू आ गई डेल्टा यू की जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई 2r। नाउ वी नीड द आंसर इन फॉर्म ऑफ स्मॉल जी। अब अगर ये स्मॉल जी के फॉर्म में चाहिए तो व्हाट कन्वर्जन वी हैव, जी टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर इस कैपिटल जी टाइम्स एम, तो डेल्टा यू आ जाएगा मेरे पास जी आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाई 2r। 1 r goes out, the correct answer should be mgr by 2. So the correct option should be mgr by 2. For question number 13 we have correct option as option A. Next, the gravitational potential energy is maximum at, देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफॉल्ट नेचर है वो नेगेटिव है, तो मैं R को जब इंक्रीज करूंगा, वैसे तो नॉर्मली क्या है अगर मैं ये देखूं केवल यहां पे प्लस साइन होता, तो प्लस साइन होने में अगर मैं R इंक्रीज करता तो U रिड्यूस होता, पर यहां पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन में अगर मैं R इंक्रीज करूंगा तो U भी इंक्रीज होगी। तो मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होनी चाहिए, जब R मैक्सिमम हो, और R मैक्सिमम कब होगा, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। फॉर क्वेश्चन नंबर 14 द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, if the strain in a wire is not more than 1 by 1000 and y equal to 2 into 10 power 11 Newton per meter square, diameter of wire is 1 millimeter, the maximum weight hung from the wire is, okay, maximum weight की कंडीशन पूछी है, ऐसे कर लेते हैं, y equals f डिवाइड बाई a इंटू, मतलब एक्चुअल में अगर आप देखें तो हम लोग फॉर्मूले में डिवाइड बाई लिखते हैं डेल्टा एल बाई एल, पर ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन यही है कि मैं मल्टीप्लाई में यूज करूं इसको, एल बाई डेल्टा है। सारे वैल्यूज पुट करें, सो y इज गिवन एज 2 इंटू 10 पावर 11, मैक्सिमम वेट पूछा है, सो लेट अस राइट फोर्स, एरिया हो जाएगा पाई टाइम्स, डायमीटर इज गिवन एज 1 मिलीमीटर, तो ये हो गया 1 बाई 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कर दिया। द लेंथ ऑफ द वायर इज एल, और डेल्टा एल कह रहे हैं 1 बाई 1000, सो दिस शुड बी 1 बाई 1000 ऑफ लेंथ। ये कैंसिल, 1000 ऊपर चले जाएंगे यहां से, चलिए इन सबको क्रॉस कर लेते हैं पहले जल्दी से, 2 इंटू 10 पावर 11 हो गया, यहां पर एफ पाई अपॉन में है मेरे पास 4, 10 पावर माइनस 6, और ये आ गया 1000 ऊपर, तो F शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर 11, यहां से ये सारे टर्म मल्टीप्लाई में जाएंगे, सो पाई इंटू 1 बाई 4 इंटू 10 पावर माइनस 6, और 1000 आ जाएगा डिवाइड में, सो 2 बाई 4 1 बाई 2, पाई की वैल्यू रख लेते हैं 3.14, डिवाइड में है 2, और 10 पावर हो गया 11 माइनस 6, और यहां से माइनस 3 और, सो दिस शुड बी 3.14 बाई 2 इंटू 10 पावर 2, और 314 बाई 2 विच इज 157 न्यूटन। अब हमसे क्योंकि डायरेक्ट वेट पूछा है तो वेट कितना आ जाना चाहिए, 157 न्यूटन। सो क्वेश्चन नंबर 15 द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, question number 16, a hole is there in the bottom of the tank having water,
if total pressure at the bottom is 3 atm, then velocity of water flowing from the hole is, देखिए एक टैंक कैसे हम कंसीडर कर लेते हैं, यहां से सपोज कर लेते हैं कि वाटर जो है वो 20 फीट से बाहर आ रहा है और टैंक किसी इस हाइट तक भरा है। प्रेशर का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, सबसे टॉप मोस्ट पर रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नीचे रहेगा 3 P0। अब एक तरीका तो ये है कि मैं यहां पे भी प्रेशर P0 कंसीडर करूं, इधर भी P0 कंसीडर करूं, टैंक का पूरा हाइट कैलकुलेट करूं, राइट, कि कितनी हाइट तक उसमें लिक्विड भरा है तब ये कंडीशन मिलेगी, और फिर मैं बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करूं। अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूं, कैन आई डायरेक्टली राइट, क्योंकि हाइट के बारे में हमें कोई भी डेटा गिवन नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि हाइट का एक इंक्रीमेंटल इंक्रीज होगा, बट चेंज इन प्रेशर एनर्जी शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंस, जहां पर हम ये बोल रहे हैं कि हाइट, टोटल हाइट ऑफ द सिस्टम इज नॉट चेंजिंग, इतने छोटे से टाइम इंटरवल के लिए। अब चेंज इन प्रेशर एनर्जी किसके इक्वल है, 2P0 के, क्यों, क्योंकि सरफेस पे P0 और बॉटम पे 3P0। दिस शुड बी हाफ रो वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सारी वैल्यूज पुट कर ले रहे हैं तो ये हो गया 2, P0 is given as 10 power 5, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 दैट इज 10 power 3, तो यहां से आ गया 4 into 10 power 5 अपॉन 10 power 3 एज वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 into 10 power 2 दैट इज 400, सो वी शुड बी रूट ऑफ 400। अब क्योंकि इसमें कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करा है, सारे के सारे ऑप्शन इसी फॉर्मेट में दिए हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज अंडर रूट 400। नेक्स्ट, two springs of force constant K and 2K are connected to a mass as shown. The frequency of the oscillation of the mass is, देखिए पहले तो ये समझ लेते हैं, टाइम पीरियड इज 2 अंडर रूट m by k, या फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 1/2 रूट ऑफ k by m, फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। अब ये जो आपको सिस्टम है इसमें मुझे k कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये दोनों ही स्प्रिंग देखने में सीरीज जैसी लगती हैं पर एक्चुअल में ये कॉम्बिनेशन पैरेलल का है, तो k इफेक्टिव कितना आ जाएगा, k1 plus k2 which is k plus 2k which is 3k, so hence frequency should be 1/2 root of 3k by m. The correct option should be 1/2k root 3k by m, option C. So for question number 17 we should have option C. Next, a particle executes simple harmonic oscillation with an amplitude A. The period of oscillation is t. Minimum time taken by the particle to travel half of the amplitude from the equilibrium position is. देखिए अगर हम लोग एक बहुत बेसिक इक्वेशन इसमें बात करें तो कैन आई से y शुड बी इक्वल टू a sin ओमेगा टी, बेसिक इक्वेशन। एम्पलीट्यूड गिवन है स्मॉल ए, ओमेगा की जगह पुट कर ले रहे हैं 2 by कैपिटल टी, ये y हो गया। हमसे कहा है टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, तो अगर 1/2 जाना है तो a/2, ये आ गया 1/2। अब साइन थीटा अगर 1/2 है तो केवल अगर मैं थीटा कंसीडर करूं, साइन थीटा 1/2 होता है 30 डिग्री या π/6 रेडियन पर, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल T/12, एंड द करेक्ट ऑप्शन शुड बी T/12, दैट इज ऑप्शन डी। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें ये T/12 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होना चाहिए, ये इतना स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन है कि हमारे पास डायरेक्टली आते हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 18, द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, the equation of stationary wave is 10 sin πx by 4 cos 20 pi t. The distance between two consecutive nodes, नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है, तो मुझे यहां से कहीं से लैम्डा चाहिए। अब ये समझते हैं जरा, y is given as 10 sin
पाई एक्स बाई 4 कॉस 20 पाई टी। टी के साथ जो भी है वो ओमेगा है, एक्स के साथ जो भी मिलेगा वो के मिलेगा। तो यहां से मुझे के की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 पाई, सॉरी, के की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, पाई बाई 4, और के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा विच इज पाई बाई 4। सो लेमडा शुड बी 8, और हमें चाहिए नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस, तो नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस हो गया लेमडा बाई 2 which is 8 by 2 which is 4. Hence the correct option should be for question number 19 option A. Next, the Laplace formula for sound wave is direct formula है, Laplace ने न्यूटन्स फॉर्मूला करेक्ट किया था, v equal to root of gamma p upon rho, ठीक है ना। So the correct option should be option B for question number 20. Next, 10 gram of ice, question number 21, at minus 20 degrees Celsius is added to 10 gram of water at 50 degrees Celsius. The specific heat of water is 1 kilocalorie per gram per degree Celsius. Specific heat of ice 0.5 calorie per gram per degree Celsius. The latent heat of ice is 80, then resulting temperature is. देखिए, जब भी रिजल्टिंग टेम्परेचर का क्वेश्चन आए, हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि जहां पर कन्वर्जन होता है, मतलब जहां स्टेट चेंज होती है, उस वाले पॉइंट तक पहले कैलकुलेशन करनी है, उसके आगे जो भी है हम बाद में समझेंगे। तो अगर मैं वाटर को देखूं तो वाटर 10 ग्राम है 50 डिग्री पर, इसको 0 डिग्री तक लेकर आते हैं। तो वाटर है 10 ग्राम, इनिशियल टेम्परेचर 50, फाइनल टेम्परेचर 0, टोटल हीट हो गई मास into specific heat is 1, change in temperature is 50, that is 500 calorie. अच्छा, आइस को भी 50 डिग्री तक ले आ रहे हैं, तो आइस के केस में क्या होगा, आइस के केस में मास इज 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 0.5, और इसको -20 से 0 तक ले आए, तो यहां पर हो गया 10 इंटू 0.5 इंटू टेम्परेचर चेंज कितना, -20 से 0 गए हैं तो 20, सो दिस शुड बी 200 इंटू 0.5 विच इज 100 कैलोरी। यहां तक की बात ठीक है, गुड सो फार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस पर। यहां से क्या हमें यह देखना शुरू हुआ कि आइस और वाटर अभी एक ऐसे टेम्परेचर पर नहीं आए हैं जहां पर दोनों की हीट बैलेंस हो जाए। तो मैंने आइस को क्या किया, मेल्ट और कर दिया। मेल्टिंग में जो लगा वो हो गया m इंटू कैपिटल L। सो अपने पास 10 ग्राम थी, कैपिटल L की वैल्यू आइस के केस में 80 है, सो टोटल 800 और लगेगी। अब ऑब्जर्व करिए, आइस को मेल्ट होने में चाहिए 900 कैलोरी, वाटर सप्लाई कर पा रहा है केवल 500 कैलोरी, मतलब कंप्लीट मेल्टिंग नहीं होगी, इनकम्प्लीट मेल्टिंग है ये। और इनकम्प्लीट अगर मेल्टिंग है तो इसका मतलब कि आइस अभी क्या करेगी, और हीट लेके और मेल्ट होगी, लेकिन टेम्परेचर कहां पे मेंटेन करेगी, 0 डिग्री सेल्सियस पर। सो द टोटल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम शुड बी 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 21, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन 22. In an adiabatic process, n moles of a perfect gas expand from temperature T1 to T2. The amount of work done by the gas will be. और यहां पे जो ऑप्शंस गिवन है वो सीपी और सीवी के टर्म में गिवन है। तो चलिए पहले तो यही देख लेते हैं कि ये क्या आ जाएगा। तो गामा इज सीपी अपॉन सीवी, मतलब सीपी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, गामा सीवी। अब सीपी माइनस सीवी किसके इक्वल होता है, आर, मेयर्स फॉर्मूला। तो सीपी के प्लेस पे अगर मैं गामा सीवी लिख दूं तो यहां से सीवी कॉमन, गामा -1 शुड बी इक्वल टू आर, मतलब सीवी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन गामा -1। इस पूरे में अब हमें वर्क डन का फॉर्मूला पुट करना है। तो अगर मैं वर्क डन देखूं एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू आर अपॉन गामा -1
T1 माइनस T2। R अपॉन गामा माइनस 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? CV। So the correct formula for work done should be NCV T1 minus T2, which is option D. So question number 22, correct option should be option D. Next, the Boyle's law is stated by PV equal to K. K depends on, देखिए अगर नॉर्मली देखा जाए तो PV इक्वल टू म्यू आर टी होता है, और यहां पे हमें देके रखा है PV इक्वल टू K। तो अगर मैं इन दोनों को कंक्लूड करूं या इन दोनों को कंपेयर करूं तो K की वैल्यू म्यू आर टी के इक्वल होनी चाहिए। तो K किस किस पर डिपेंड कर रहा है? K इज डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द गैस, ऐसा तो कुछ नहीं है। एटॉमिक वेट मे बी म्यू की वैल्यू हो सकती है। टेम्परेचर यस, लेकिन अगर मैं ऑप्शन डी देखूं तो यहां से क्वांटिटी की भी बात हो गई और टेम्परेचर की भी बात हो गई, म्यू भी और टी भी। हेंस द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ 4 इज ऑप्शन नंबर डी फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट, the electric field due to a uniformly charged metal sphere of radius r as a function of distance from its center is represented graphically by, देखिए मेटेलिक स्फेयर है, अगर मेटल स्फेयर है तो हमें क्या मिलना चाहिए? इनसाइड तो जीरो होना चाहिए कंडक्टर, और आउटसाइड क्या मिलेगा? आउटसाइड मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। Hence the correct option out of the options is option number C. So for question number 24, the correct option is C. Next, an electric dipole is made up of two equal and opposite charges of 2 microcoulomb at a distance of 3 centimeter. This is kept in electric field of 2 into 10 power 5 Newton per coulomb. देन द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग, देखिए टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा। अगर मैं मैक्सिमम टॉर्क की बात करूं तो ये P इंटू ई के इक्वल आना चाहिए। अब P क्या होगा? आइदर चार्ज, तो ये हो गया 2 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंसेस बिटवीन द चार्जेस विच इज 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज 2 इंटू 10 पावर 5। So this should be 12 into 10 power minus 3. 12 into 10 power minus 3, which is option B. So question number 25, we should have option B. Next, question 26. When a capacitor of value 200 microfarad, capacitance दे दिया है 200 microfarad, is charged to a potential of 200 volt, is discharged separately through resistances 2 ohm and 8 ohm, then the heat produced in joules will respectively। अच्छा एक बात समझते हैं, रेजिस्टेंस से क्या वही हीट जाएगी जो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करे हुए है? उतनी तो एनर्जी वो रेजिस्टेंस के थ्रू भेज सकता है। तो इसका मतलब है दोनों ही केसेस में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। इन आइदर केस द हीट शुड बी equal to the heat stored in capacitor, which is half CV square, that is 1 by 2 into 200 into 10 power minus 6 into 200 square। तो ये 100 आ गया। यहां से अगर मैं देखूं तो शुड बी 4 into 10 power 6 और 10 power minus 6 पहले से है, so this should be 4 joule। So in either case the option should be 4 joule, hence the correct option is option D. Next, the rate of increase of thermo EMF with temperature at the neutral temperature of a thermocouple। देखिए किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? एक थर्मोकपल की बात कर रहे हैं, और थर्मोकपल में क्या कह रहे हैं कि इंक्रीज ऑफ थर्मो EMF विद टेम्परेचर पूछा है विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल टेम्परेचर। तो न्यूट्रल टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या होती है? 0 हमेशा, है ना? किसकी बात कर रहे हैं अपन? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थर्मो EMF की। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 27 द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन 28। A galvanometer of resistance G is shunted by a resistance S ohms। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस G है, इसको शंट कर दिया है S ओम से।
टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज। ओके, मान लेते हैं इसके सीरीज में हमने एक रेजिस्टेंस आर लगाया और रिजल्ट क्या हो जाना चाहिए इस पूरे का, कैपिटल जी के इक्वल। क्यों? क्योंकि शंटिंग के बाद भी वो कह रहा है करंट चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब जितना रेजिस्टेंस सर्किट में पहले था उतना ही बाद में भी होना चाहिए। तो अगर मैं पूरे के पूरे सर्किट को देखूं तो इसका रेजिस्टेंस क्या जी और एस पैरेलल में है, तो शुड बी जी एस अपॉन जी प्लस एस, इसके साथ आर सीरीज में है, एंड दिस टोटल वैल्यू शुड बी इक्वल टू जी। एलसीएम लेते हैं यहां पे, तो ये आ गया जी एस प्लस जी आर प्लस एस आर। सो जी एस प्लस जी आर प्लस एस आर शुड गिव मी जी स्क्वायर प्लस एस जी। ये कैंसिल हो गया, इन दोनों से आर कॉमन आ जाएगा, तो यहां से मुझे आर की वैल्यू मिल जाएगी जी स्क्वायर अपॉन जी प्लस एस। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी जी स्क्वायर अपॉन जी प्लस एस, which is option D. So for question number 28, we have option D. Next, question 29. A magnet of magnetic moment 4 ampere meter square is held in a uniform magnetic field 5 into 10 power minus 4 Tesla with the magnetic moment vector makes an angle 30 degree with the field. Work done in increasing the angle from 30 degree to 45 degree is. वर्क डन का फॉर्मूला यहां पे लिखा जा सकता है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब सारे वैल्यूज अपने को पता है, m इज 4, b इज गिवन एज 5 इंटू 10 पावर माइनस 4, यहां पर आ गया cos 45 माइनस cos 30, एवरीथिंग इन मोड। ठीक है ना, वैसे तो इनिशियल माइनस फाइनल 30 माइनस 45 करना चाहिए। सो 20 इंटू 10 पावर माइनस 4 cos 30 will be root 3 by 2, cos 45 will be 1 by root 2। अब आंसर्स मुझे डेसिमल में गिवन है, तो इसीलिए मैं इसको जल्दी से अरेंज कर लेता हूं। दिस शुड बी 1.73 डिवाइड बाई 2, इसको मैं लिख सकता हूं रूट 2 बाई 2, यहां से एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आया तो ये हो गया 10 इंटू 10 पावर माइनस 4, ये 1.73 माइनस 1.41 है, तो यहां से मिला 10 माइनस 3 और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 3.32। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी 0.32 इंटू 10 पावर माइनस 3 और 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 4, विच इज ऑप्शन नंबर ए। सो क्वेश्चन नंबर 29th we should have question number option number A. Next, magnetic moment of orbital electron in first orbit is mu b, then the magnetic moment of that electron in third orbit। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट को थर्ड ऑर्बिट के लिए देख रहा हूं तो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी 3 times mu b। सो क्वेश्चन नंबर 30 वी शुड हैव ऑप्शन सी। Next, the phase difference between the flux linkage and the induced EMF in rotating coil। अगर मैं फ्लक्स लिंकेज की बात करूं तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, और इसी से जब मैं EMF फाइंड करूंगा तो दिस शुड बी डी अपॉन डी टी ऑफ फाई विद अ नेगेटिव साइन, तो यहां से मिला माइनस बी ए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस साइन थीटा, मतलब ये मिला मुझे बी ए साइन थीटा। तो देखिए फाई है बी ए कॉस थीटा, जैसे हम लिख सकते हैं बी ए साइन 90 प्लस थीटा, और ईएमएफ है बी ए साइन थीटा। अगर इन दोनों के फेज कंपेयर करें तो फेज का डिफरेंस किसके इक्वल है, 90 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियन के इक्वल। Hence the correct option out of the given option should be option B. So question number 31, option B. Next, a conductor rod AB moves parallel to x-axis in a uniform magnetic field pointing in the positive z direction। तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा है, बाहर की तरफ प्लस z डायरेक्शन में।
अब हमसे पूछा है द एंड ए ऑफ द रॉड गेट्स वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए बहुत सिंपल सी बात समझिए, ये भी है, यहां पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे जाएगा, नीचे की तरफ। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा और ऊपर की तरफ नेगेटिव। तो जो पॉइंट है आपका जो ए है वो कैसा हो जाना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज। सो क्वेश्चन नंबर 32 शुड गिव मी ऑप्शन नंबर 2, नेगेटिवली चार्ज्ड। Next, in a series resonant LCR circuit, if L is increased by 25% and C is decreased by 20%, then the resonant frequency will, देखिए resonating frequency अगर ये देखें तो अपने पास डायरेक्ट जो फॉर्मूला है दैट इज F is equal to 1/2 pi and root LC। अब न्यू केस में देख लेते हैं F डैश, ये हो गया 1/2 pi रूट L का क्या किया, L is increased by 25%, तो ये 1.25 L हो गई, and C is decreased by 20%, तो ये 0.8 C बचा। तो दिस शुड बी 1/2 pi रूट 1.25 इंटू 0.8, ये तो डायरेक्ट 1 हो गया। तो यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी हमें पहले मिल रही थी उतनी फ्रीक्वेंसी बाद में भी मिल रही है, तो फ्रीक्वेंसी पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी विल स्टिल रिमेन सेम। सो क्वेश्चन नंबर 33, द क्वेश्चन ऑप्शन शुड बी सी, रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट, if for a given prism the angle of incidence is changed from 0 to 90, the angle of deviation, देखिए प्रिज्म के लिए अगर हम देखें डेल्टा वर्सेस आई ग्राफ, तो जब आई बहुत छोटा होता है तो डेल्टा बड़ा होता है, फिर जैसे जैसे हम आई बढ़ाते जाते हैं डेल्टा रिड्यूस होता है और फिर वापस क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और इस पॉइंट पर जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो डेल्टा एम। हमसे ये पूछ रहा है कि डेल्टा का क्या होगा अगर हम इस एंगल को 0 से 90 डिग्री तक लेकर जाएं। तो बहुत सिंपल सी बात है, ग्राफ ही बता दे रहा है कि पहले क्या होगा, डिक्रीज होगा और उसके बाद इंक्रीज होने लगेगा। सो क्वेश्चन नंबर 34, द करेक्ट ऑप्शन शुड बी सी, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। नेक्स्ट, अ लेंस बिहेव्स एज अ कन्वर्जिंग लेंस इन एयर, तो एयर में है ये कन्वर्जिंग, एंड डाइवर्जिंग लेंस इन वाटर, वाटर में हो गया डाइवर्जिंग। तो इसका मतलब इसको जैसे ही वाटर में लेकर आए इसने अपना नेचर बदल दिया। नेचर बदलता कब है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल हो, है ना, या मीडियम हो। तो यानी कि जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब 1.33 से कम होना चाहिए और ऑब्वियसली एयर के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए। तो इट्स refractive index should be between 1 and 1.33, hence the option for 35th will be D. Next, in the Young's double slit experiment, the central maxima is observed to be of I naught intensity. Intensity दे दिए I naught. If one of the slits is covered, then the intensity at the central maxima will become, देखिए अगर मैं वन स्लिट, केवल एक ही स्लिट की बात करूं और इससे आने वाली लाइट मान लो आई है, तो जब एक ही स्लिट केवल है तो लाइट कितनी पहुंचेगी स्क्रीन पर, केवल आई पहुंचेगी। व्हेन टू स्लिट्स आर देयर, तो इस केस में लाइट कितनी पहुंचती है मैक्सिमा पर, आई प्लस 2 रूट आई कॉस 0, मतलब ये हो जाता है आपके पास टोटल 4i। इसकी वैल्यू हमें आई नॉट के इक्वल दी है, तो जब एक स्लिट कवर कर दी तो केवल आई बच रही है और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाई 4। सो एंड द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट थ्रू अ सिंगल स्लिट S is used to illuminate two slits S1 and S2. Interference fringes are obtained on a screen. The fringe is found to be W. Now a thin sheet of mica is placed near and in front of one of the two slits.
फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी W डैश। देखिए जब ऐसा एक्सपेरिमेंट हम करते थे और यहां स्क्रीन है और यहां पे मान लीजिए कहीं से लाइट जा रही है और हम किसी एक के पाथ पर कोई थिन शीट रख देते थे, तो इससे क्या होता था, फ्रिंजेस अपनी जगह से शिफ्ट होती थी, है ना, शिफ्टिंग होती थी। जो फ्रिंज यहां पर बन रही है वो थोड़ी सी इसके ऊपर पहुंच जाएगी, लेकिन फ्रिंज विड्थ उसमें कोई चेंज नहीं आता था। तो फ्रिंज विड्थ विल स्टिल रिमेन द सेम, हेंस W dash should be equal to W. So for question number 37, the correct option should be option number 4. Next, in nuclear reaction, देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन की बात हो रही है, तो पूछ रहे हमसे क्या क्या कंजर्व होता है अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें। मास एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व, मास का डिफेक्ट होता है। एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व, एनर्जी कुछ ना कुछ हमें बाहर निकलती हुई मिलती है, तो एनर्जी पूरी कंजर्व नहीं हो पाती। चार्ज एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड, यस, टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड एंड द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 38 द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, when do two protons attract each other? देखिए अगर एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो यहां पर एक ही पॉसिबिलिटी है एंड दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स कहां पर एप्लीकेबल होते हैं, 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में, तो यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन देम शुड बी 10⁻⁻15 मीटर, हेंस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट, the kinetic energy of the photoelectron is E when the incident wavelength is lambda by 2 and the kinetic energy becomes 2E when the incident wavelength is lambda by 3. The work function of the metal is, चलिए जल्दी से दो इक्वेशन बना लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी hc by lambda by 2 which should be work function plus kinetic energy is E. The second one we have is hc, इस केस में अपने पास है lambda by 3, वर्क फंक्शन सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कह दिया है 2E हो जा रही है। हमें फाई की वैल्यू चाहिए तो ये सारे टर्म हमें गायब करने पड़ेंगे और फाई की वैल्यू hc में चाहिए, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। दस आई हैव 4hc by lambda इज 2 प्लस 2E और यहां से मुझे मिल गया 3hc by lambda इक्वल्स 5 प्लस 2E। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दिस गोज आउट, यहां से आया 5 और इसको सॉल्व करने पर मिला hc बाई लैम्डा। सो वर्क फंक्शन किसके इक्वल आना चाहिए, hc बाई लैम्डा, हेंस क्वेश्चन नंबर 40 वी शुड हैव ऑप्शन 1। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आर एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन फोटोन ऑफ 3000 एंगस्ट्रॉम आर इंसिडेंट। The energy of electron when photon of 2000 angstrom are incident will be, चलिए देखते हैं इसको। जो टोटल एनर्जी सप्लाइड है वो 12,400 अपॉन लैम्डा लिखी जा सकती है, तो पहले केस में कितनी हो गई 12,400 अपॉन 3000 विच इज नियरली 4.13। दूसरे वाले केस में क्या मिल जाएगी हमें, 12,400 डिवाइड बाई 2000, तो यहां से मुझे मिल गई 6.2। अब यहीं से ध्यान दे लेते, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये पूछा ही नहीं है कि कितनी आएगी वैल्यू, हमसे तो केवल ये पूछा है कि क्या यहां पर एनर्जी जो होगी वो इक्वल होगी, लेस होगी या ग्रेटर होगी। देखिए वेवलेंथ रिड्यूस करी है, वेवलेंथ रिड्यूस करी है तो जो टोटल एनर्जी है वो बढ़ाई होगी। अगर हमने टोटल एनर्जी बढ़ाई है तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड है वो भी बढ़ी होगी। तो पहले केस में कितना है, पहले केस में 0.5, therefore this should be higher than 0.5. So question number 41, the correct option should be B. Next, the symbol represents, यहां से दो AB हैं और एक हमारे पास गेट है विच इज NAND गेट, और NAND गेट में दोनों ही इनपुट हमने सेम कर दिए हैं। तो अगर मैं एक इसका जल्दी से ट्रूथ टेबल लिखना चाहूं तो हमें क्या मिलेगा,
या तो ए और बी दोनों जीरो होंगे या ए और बी दोनों वन होंगे। अगर ए और बी दोनों जीरो हैं तो एंड गेट देगा जीरो, उसका उल्टा हो जाएगा वन, और अगर इनपुट वन है तो ये मिलेगा जीरो। तो क्या ये नॉट गेट के जैसे बिहेव कर रहा है? सो क्वेश्चन नंबर 42 शुड गिव मी ऑप्शन ए विच इज नॉट गेट। नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ अ नैंड गेट इज जीरो। अपने को नैंड गेट का आउटपुट जीरो चाहिए। अब नैंड गेट के आउटपुट जीरो होने का मतलब ए और बी के मल्टीप्लाई का उल्टा, ये चाहिए मुझे। तो अगर आउटपुट जीरो चाहिए तो यानी कि ए और बी का मल्टीप्लाई क्या मिलना चाहिए? वन, और ए और बी का मल्टीप्लाई वन तभी मिल सकता है जब ए और बी दोनों के इनपुट कैसे हो? वन के इक्वल हो। सो इफ बोथ द इनपुट्स आर वन, हेंस 43rd द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, which logic gate is represented by the following combination of logic gates? देखिए क्या है, इसकी ट्रूथ टेबल हम लोग डेवलप करते हैं। यहां पर मान लेते हैं दिस इज P, दिस इज Q एंड Y तो है। सो A एंड B, देन वी हैव P एंड Q एंड लास्ट R और Y। तो A और B के बीच में हम वैल्यू पुट कर ले रहे हैं। अब P क्या है? P इज रिवर्स ऑफ A एंड दिस इज रिवर्स ऑफ B। यहां पे क्या आएगा? P प्लस Q का अपोजिट, सो P प्लस Q का अपोजिट। अब यहां से बस केवल A, B और Y में कंपेयर करते हैं। अगर दोनों जीरो हैं तो जीरो, जीरो और वन पे भी जीरो, वन और जीरो पर भी जीरो, और वन और वन पर वन। मतलब ये कैसा गेट हो गया है हमारे लिए? हमारे लिए ये केवल और केवल मल्टीप्लीकेशन गेट है, विच इज एंड गेट। सो क्वेश्चन नंबर 44, द करेक्ट ऑप्शन शुड बी सी। नेक्स्ट, द ओजोन लेयर इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ओजोन लेयर का डायरेक्ट रिलेशन होता है यूवी रेज से। सो इन दिस केस the option which talks about UV rays is option C for question number 45, hence the correct option should be option C. So this was the solution of the test. I hope you are doing all your best for writing all the mock tests and writing all the Pratigya test series. Do well, your exam is approaching fast. Do whatever is necessary and try to crack the exam. Good luck from MGCI. Thank you.